गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट 5 और पार्ट 5 में हमने सीखा था ऑपरेटिव सेंटेंस किस तरह से चेंजेस होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और लेट्स वाले और लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह से चेंज होते हैं। आज कुछ अलग टाइप के सेंटेंस भी इसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, एग्जांपल की तरह समझाना चाहूँगा कि एग्जाम में सेंटेंसेस आए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह से चेंज होते हैं। देखिए आप, She said to me, may you live long. Ram said to her, may you God bless you. May God bless you. देखिए मैंने आपके कुछ सामने सेंटेंसेस दे रखे हैं जो मैं से स्टार्ट होते हों। जैसा कि आपको पता है दोनों ही में रिपोर्टिंग वर्ब की जगह ये इसमें विश वर्ड या प्रे वर्ड का यूज कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे बता रखा हूँ मैं आपको, प्रे या किसी को आप विश। इसमें दो रिपोर्टिंग वर्ब का यूज होता है, एक होता है प्रे और एक होता है विश। और देख चीज ध्यान रखना बेटा, इसमें मे वाले जितने भी सेंटेंसेस आते हैं इसमें कनेक्टिविटी वर्ड का यूज होता है, दैट वर्ड का यूज होता है। किस वर्ड का यूज होता है? दैट। हमेशा ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में हमारे कुछ वो जैसा आपको जैसा कि पता है छोटी सी भी छोटी मिस्टेक्स सेंटेंस में हो जाती है तो पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब और कनेक्टिविटी का वर्ड का खास करके हमें ध्यान रखना है कि किस तरह में किस सेंटेंस में किस तरह का रिपोर्टिंग वर्ब यूज होता है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब की जगह क्या वर्ड यूज करना चाहिए। और सेकंड थिंग हमें ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे कनेक्टिविटी वर्ड कौन सा वर्ड यूज होगा। आपको सेंटेंस देखना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब की जगह आपको जैसा कि जो वर्ड्स हो वहाँ पे वो यूज करना है और कनेक्टिव वर्ड का भी ध्यान रखना है। तो सी प्रे मी दैट, आपको पता है में फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। तो यू का अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा? मी का आ जाएगा यहाँ पे आई। मे का चेंज हो जाएगा जैसा कि आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जब भी पास्ट में हो तो मे का क्या बनता है? माइट, लिव लॉन्ग और लास्ट में फुल स्टॉप। ये इस तरह का सेंटेंस चेंज होगा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा, राम विश हर दैट। गॉड का आपको पता है जैसा कि गॉड माइट ब्लेस यू, ठीक है। सॉरी, यू का आपको पता है यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है? हर, तो यहाँ पे होगा हर। अंडरस्टूड? समझ में आया आपको ये सेंटेंस किस तरह चेंज हुए? मे वाले सेंटेंस हमें ध्यान रखना है, मे वाले में रिपोर्टिंग वर्ब की जगह प्रे और विश वर्ड यूज करना है। सेकेंड थिंग कनेक्टिविटी वर्ड का भी ध्यान रखना है, इसमें दैट वर्ड का यूज होता है। सेकेंड थिंग देखिए मे वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं तो मे का कन्वर्सेशन होता है किस में होता है? माइट में, क्योंकि आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में थी तो मैंने मे का माइट में चेंज किया है। और आपको देखना है सब्जेक्ट पहले, तो सब्जेक्ट पहले लेना है, फिर मे का माइट और एज इट इज जैसे सेंटेंस आगे वर्ड्स होंगे वो उस तरह से जो चेंजेस होते हैं वो चेंज करने, अदरवाइज एज इट इज वही सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, अब हमने जो स्टार्ट से क्लासेस स्टार्ट की नरेशन के सेंटेंसेस की, तो मैं आपको सारे सेंटेंस मिक्स में दे रहा हूँ। किस तरह से कौन से सेंटेंस होते हैं हम थोड़ा उस पर सेंटेंस पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सारे सेंटेंसेस, राम सैड टू मी, डू आई सिंग अ सॉन्ग नाउ। They said to their friends,
डिड यू गो देयर, लास्ट मंथ, she said 2 and 2 makes 4। देखिए मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, जैसा कि हमने सेंटेंस पहले पढ़ रखे हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस हम कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा कि किस सेंटेंस किस तरह के किस टाइप के सेंटेंस एग्जाम में आते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस मैंने दे रखा है, राम सेड टू मी डू आई सिंग ए सॉन्ग नाउ। जैसा कि आपको पता है डू से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में हमारा इंट्रोगेटिव मार्क दे रखा है। तो जो भी सेंटेंस डू से स्टार्ट होते हैं, जैसा कि वो मैंने पहले बता रखा है, डू से सेंटेंस स्टार्ट होने वाले हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होते हैं। तो देखिए कैसे चेंज होगा ये, राम आस्क्ड मी इफ, कनेक्टिविटी वर्ड इफ का यूज होता है। आई के अकॉर्डिंग जैसा कि पता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे होगा ही, डू डस किस में चेंज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग, अ सॉन्ग, और नाउ का चेंज होगा देन में। ठीक है, तो इस सेंटेंस से चेंज होगा, राम आस्क्ड मी इफ ही सैंग अ सॉन्ग देन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया, बहुत सारी बिफोर प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी जो डीड से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस हमेशा हैड पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। देखिए दे आस्क्ड देयर फ्रेंड्स इफ, यू के अकॉर्डिंग आपको पता है देयर फ्रेंड्स का, यहाँ पे देयर फ्रेंड्स आएगा, डीड का हो जाएगा हैड, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन, देयर, लास्ट मंथ का होगा द प्रीवियस मंथ। ठीक है, ये सेंटेंस से चेंज होगा, दे आस्क्ड देयर फ्रेंड्स इफ देयर फ्रेंड्स हैड गॉन देयर द प्रीवियस मंथ। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस जैसा कि मैंने बताया सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रू सेंटेंस है, तो यूनिवर्सल ट्रू सेंटेंस में कभी भी किसी भी तरह का कोई टेंस चेंजेस नहीं होते हैं। तो देखो सेंटेंस कैसे होगा, सी का सी, सैड का सैड ही रहेगा, बिकॉज आपको जैसा कि मैंने बता रखा है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज वैसे की वैसी लिखी जाती है। बट वन थिंग हमें ये ध्यान रखना, सेंटेंस हमारा इम्परेटिव तो नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। सपोज ये सेंटेंस तरह के होंगे तो ये चेंजेस नहीं होता, मतलब ये एज इट इज नहीं यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दैट कनेक्टिविटी और एज इट इज जो सेंटेंस है वो वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा, नो चेंजेस, बिकॉज ये सेंटेंस कैसा है, यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस था। अंडरस्टूड। और दो तीन सेंटेंस और अब डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस किस तरह चेंज होते हैं। देखिए Sheila said to me, don't waste your time and you have done yourself। देखिए ये सेंटेंस देखिए आप, जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा डोंट वेस्ट योर टाइम, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया और बाद वाला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो गया। सपोज कभी एग्जाम में इस तरह के सेंटेंसेस भी आए तो कैसे चेंज होते देखिए आप, शीला ऑर्डर्ड मी, यहाँ आप ऑर्डर की जगह फॉरवर्ड वर्ड यूज करते हैं तो भी बेटर रहेगा, फॉरवर्ड। तो नॉट टू यूज नहीं होगा, वहाँ पे क्या यूज होगा, टू वेस्ट, योर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव यू का है तो मी का पॉजिटिव होता है, माई टाइम
अब यहाँ पे जैसा कि पता है एंड वर्ड आया, एंड के बाद ये जो सेंटेंस है वो सिंपल है, तो कनेक्टिविटी कौन सा वर्ड होगा, दैट वर्ड का यूज होगा। यू का मी का हो जाएगा आई हैड डन माई सेल्फ। ठीक है, ये सेंटेंस चेंज होगा, शीला फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम एंड दैट आई हैड डन माई सेल्फ। अंडरस्टूड। देखिए, द टीचर said to the students why are you disturbing देखिए, ये सेंटेंस एक और देख लेते हैं हम। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, तो ये सेंटेंस चेंज होगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई, यू का कौन स्टूडेंट्स का हो जाएगा यहाँ पे, दे आर प्लस आईएनजी का हो जाएगा, वर्ब प्लस आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, डिस्टर्बिंग मी का हो जाएगा हर या हिम, क्योंकि टीचर है, टीचर अब या तो हर भी हो सकता है या तो हिम, अकॉर्डिंग देख लीजिए। इस सेंटेंस से होगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई दे वर डिस्टर्बिंग हर ऑब्लिक हिम। अंडरस्टूड। तो आपके एग्जाम में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, तो आपको इससे चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने समझ लिया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम है, क्या है, एक सिस्टम हमने बनाया और उस सिस्टम की हेल्प से हम किसी भी बॉडीज़ की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है या फिर उसकी जो डायरेक्शन है वो हम किससे पता लगाते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पता लगाते हैं। किससे पता लगाते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसके मोशन के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वो हमको किससे मिलती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, हमारा एक तरह का सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम होती है और एक दूसरा जो सिस्टम होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का। एक होता है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, तो जैसे कि हमने हमारा जो फ्रेम बनाया था वो फ्रेम में क्या बनाया था, हमने एक्सिस ली थी, 3 डायरेक्शन ली थी। वो 3 डायरेक्शन कौन सी थी, तो जैसे कि इसको हमने x बोला था, सॉरी इसको हमने x बोला था, इसको हमने क्या बोला y, और ये जो 3rd डायरेक्शन है इसको हमने क्या बोला था, z। क्या बोला था, z। तो ये x हो गया हमारा, ये y हो गया हमारा और ये क्या हो गया, z हो गया। अगर x इधर होगा तो उस x को हम कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, यानी -x, ठीक है। y डाउनवर्ड में जो होगा उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव में y, यानी ये क्या हो गया हमारा -y। और z जो अंदर की तरफ होगा, ये बाहर की तरफ है क्योंकि 3D इमेज यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो ये अंदर की तरफ है z, और ये z जो अंदर की तरफ होगा इसको हम लेंगे -z। क्या लेंगे, -z। अब यहाँ पर ये जो सेंटर का जो पॉइंट है, मीन पॉइंट है, जिसको सेंटर पॉइंट या ओरिजिन कह सकते हैं हम, यहाँ पर हम बैठेंगे और यहाँ पर हम बैठ के देखेंगे कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है यहाँ से ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में।
तो हम यहाँ पर बैठ के पता लगाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो हम सामने वाले को इन्फॉर्म करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन कौन सी हमारी एक्स है, ये वाई है, और ये जो बाहर की तरफ आपको दिख रही है वो कौन सी है, जेड, और ये जेड, ये वाली जो डायरेक्शन है वो कौन सी, अंदर वाली माइनस जेड, नीचे वाली है वो माइनस वाई है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो कौन सी है, माइनस एक्स है। तो अब यहाँ पर बैठ के हम क्या करेंगे, ये हमने हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया, यानी एक सिस्टम बनाया, और इस सिस्टम में हमारे पास क्या डायरेक्शन है, क्या है डायरेक्शन। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिस्ट क्या करता है, उसके पास क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास एक तो होती है डायरेक्शन, और टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, एक टाइम मशीन। और टाइम मशीन कौन सा, यानी जैसे कि वॉच वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैठेंगे और जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, हम बता देंगे कि वो कौन सी डायरेक्शन में। अगर वो एक्स में मूव कर रहा है तो हम बताएंगे कि इतना डिस्टेंस है, कि 10 मीटर किस में, एक्स में, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो अब ये ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में है, अब ये इसका जो मोशन है वो एक्स में भी है और इसका मोशन किस में, वाई में भी है। तो हम बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट एक्स में इतना चला और वाई में कितना, ये एक्स में चला, यानी इतना एक्स में चला, और ये जो है वो क्या, इसका वाई में डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बैठ के बताएंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में लास्ट क्लास में हमने सारी चीज़ें लगभग डिस्कस कर ली थी। अब हमको देखना है इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम किसको कहेंगे, तो जिसके पास एक्सेलरेशन, जिस फ्रेम के पास, जिस सिस्टम के पास एक्सेलरेशन नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम, यानी डू नॉट हैव एक्सेलरेशन, ठीक है, डू नॉट हैव एक्सेलरेशन। और जिसके पास एक्सेलरेशन होगा, जिस फ्रेम के पास एक्सेलरेशन होगा उसको हम कहेंगे हैविंग एक्सेलरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम किसको बोलेंगे, जिस सिस्टम के पास, ऐसा फ्रेम जिसके पास एक्सेलरेशन नहीं है उसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसको किसको बोलेंगे, तो जिसके पास एक्सेलरेशन है उस सिस्टम को, उस फ्रेम को हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। अब ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या होता है उसको समझने की कोशिश करो। कि जैसे कि हमने अर्थ की सरफेस को हमारा क्या बनाया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया, क्या बनाया हमारा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब अर्थ की सरफेस, जैसे कि ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पर हम खड़े हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर। अगर यहाँ पर कोई चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पर कोई चिड़िया उड़ रही है, तो हमने हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बनाया, अर्थ की सरफेस को। तो अर्थ की सरफेस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना के हम देखेंगे कि चिड़िया कितनी हाइट पे उड़ रही है, किस डायरेक्शन में उड़ रही है। कि जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये हमारा साउथ है, और ये हमारा वेस्ट है। तो ये चिड़िया कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, या सपोज अगर ये चिड़िया यहाँ पर है, यहाँ पर अगर चिड़िया उड़ रही है, ये अर्थ की सरफेस है हमारी। अब यहाँ पर हम बैठ के क्या प्रेडिक्शन करेंगे, क्या भविष्यवाणी करेंगे, या क्या इंफॉर्मेशन देंगे, जो भी ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा होगा वो क्या इंफॉर्मेशन देगा, कि जैसे कि ये चिड़िया है, यहाँ से नॉर्थ से ये कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो हम कहेंगे कि ये जो चिड़िया यहाँ पर उड़ रही है वो किधर है, टूवर्ड्स 30 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। कहाँ पर है, 30 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ से कहाँ पर है, ईस्ट की तरफ उड़ रही है, और कितना डिग्री है, टूवर्ड्स ईस्ट है, तो 30 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट है। तो इसको हमने कैसे बताया, तो अर्थ का जो सरफेस है उसको हमने क्या बनाया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब अर्थ की सरफेस के पास अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो उसके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी, उसके पास स्पीड होगी। अगर वो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है कि एक जैसी वेलोसिटी से अगर वो घूम रही है, तो उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो अर्थ क्या है, एक स्पीड से अपनी एक्सिस पे घूम रही है। अगर एक स्पीड से अपनी एक्सिस पर घूम रही है तो हम क्या कहेंगे कि जो अर्थ है उसके पास वेलोसिटी तो है, वो मोशन में है, पर उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो जो अर्थ को हमने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया, तो वो जो अर्थ हमारा फ्रेम है वो कौन सा फ्रेम है, तो इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि अर्थ के पास वेलोसिटी तो है पर उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो डू नॉट हैव एक्सेलरेशन। तो उस ऐसी चीजें, ऐसी फ्रेम को हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम। अब
जैसे ही अगर कोई मिसाइल है या एयरक्राफ्ट है वो उड़ रहा है, ठीक है, अब उसके अंदर हम बैठे हैं और उस एयरक्राफ्ट को हमने क्या बनाया, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया, ठीक है। वो एयरक्राफ्ट कौन सी कंडीशन में, मोशन की कंडीशन में, पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, टाइम के हिसाब से चेंज होती है, बार बार चेंज होती है, कभी उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, तो उसके पास क्या है, एक्सेलरेशन है। तो वैसे फ्रेम को हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। अब हमको समझना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये कोई ट्रेन का कंपार्टमेंट है। क्या है, ट्रेन का कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट का मतलब डब्बा को ट्रेन का, ठीक है। अब हमने आपने छोटी क्लासों में जैसे 9th क्लास में पढ़ा होगा कि स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा या वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस ओपन टाइम होता है स्पीड का फॉर्मूला। अगर स्पीड आपको पता है, अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओपन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस ओपन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, टाइम को ट्रांसफर कर देंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसको समझने की कोशिश करेंगे, तो हम इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे कि जैसे कि हम यहाँ पर ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हैं, ट्रेन अभी कौन सी कंडीशन में, एट रेस्ट कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, एट रेस्ट कंडीशन में। हाँ, एक बार यहाँ पर देखो कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जिसके पास एक्सेलरेशन नहीं होता, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तब भी उसको हम इनर्शियल फ्रेम बोल सकते हैं। कब बोलेंगे, जब उसकी वेलोसिटी कैसी हो, कांस्टेंट हो और उसके पास एक्सेलरेशन नहीं हो। अगर ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में, तो उसके पास तो वेलोसिटी जैसी है, जीरो वेलोसिटी है उसकी, ठीक है, तो वो भी कौन सा होगा, इनर्शियल फ्रेम में आएगा, ठीक है। अब इसके पास क्या है, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में होगा, सिर्फ मोशन की कंडीशन में, क्योंकि रेस्ट में तो क्या होगा, उसके पास एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, जीरो होगी। तो मोशन में है ऑब्जेक्ट तब भी हम कह सकते हैं कि वो कैसी है, इनर्शियल फ्रेम है। और अगर रेस्ट में तब भी हम क्या बोल सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम। कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके पास एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेन के कंपार्टमेंट है, ये ट्रेन अभी कौन सी कंडीशन में, एट रेस्ट कंडीशन में। अब यहाँ पर हम बैठे हैं और यहाँ से हमने एक बॉल को थ्रो किया, एक बॉल को थ्रो किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। और उस बॉल की जो वेलोसिटी हमने रखी वो रखी हमने 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी रखी हमने, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बॉल को हमने फेंका। बॉल को हमने फेंका, जैसे हमने 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल को फेंका और हमने देखा कि ये बॉल जाके गिरी यहाँ पर। कहाँ पर गिरी, यहाँ पर, इस वाले, यहाँ से हमने फेंकी बॉल को कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और बॉल यहाँ पर जाके गिरी। हमने घड़ी में देखा, टाइम लगा 2 सेकेंड। कितना लगा टाइम, 2 सेकेंड, ठीक है। तो अब हमने देखा कि 5 मीटर की स्पीड से जा रहा है और टाइम कितना है, 2 सेकेंड है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। हमारे पास फॉर्मूला स्पीड है और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, टाइम करेंगे। तो न्यूटन्स के इस फॉर्मूले से हमने देखा कि 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये इस बॉल को हमने थ्रो किया और ये बॉल जाके यहाँ पर गिरी और टाइम कितना लगा, तो हमने घड़ी में देखा, क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास क्या है, एक तो डायरेक्शन है और दूसरा हमारे पास क्या है, टाइम मशीन है। तो टाइम के लिए हमने देखा कि इसको वॉच को देखा हमने, तो हमने देखा कि ये जो बॉल है, ये जो यहाँ पर आके गिरी वो कितने सेकंड में आके गिरी, 2 सेकंड में आके गिरी। तो हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया, तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू कितना हो गया, तो d इज इक्वल टू हो गया 5 मल्टीप्लाई 2। तो 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो गया, 10 मीटर। तो यानी ये जो ट्रेन के कंपार्टमेंट की ये जो लंबाई है वो कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है, हमने देख लिया। अब जैसे हमने बॉल को थ्रो किया, 2 सेकंड बाद यहाँ पर आके गिर गई, यहाँ पर आके गिर गई। तो स्पीड कितनी रखी हमने, 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में गिरी, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 10 मीटर, ठीक है। अब हमको पता चल गया 10 मीटर इसका डिस्टेंस है। अब क्या हुआ कि सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि अब लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस तो हमने पहले फाइंड कर दिया, कितना है, 10 मीटर है,
कितना है 10 मीटर। तो हमारे दिमाग में एक चीज आ गई कि जैसे हम यहाँ से बॉल को थ्रो करेंगे कितनी स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर बॉल को हम फेंकेंगे और 2 सेकंड में ये बॉल कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। यानी हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं किसी भी सामने वाले व्यक्ति को कि अगर आप यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर बॉल को फेंकोगे तो बॉल 2 सेकंड के अंदर यानी 2 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, तो न्यूटन्स के फॉर्मूले से हमने निकाल दिया कि ये कितना कवर कर लिए, 10 मीटर कवर कर रही है। अब सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि हमने बॉल को यहाँ से थ्रो किया सेम स्पीड से, इतनी स्पीड से हमने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ से बॉल को फेंका और जैसे हमने बॉल को फेंका ड्राइवर ने क्या कर दिया, ट्रेन को स्टार्ट कर दिया। यानी ट्रेन कौन सी कंडीशन में आ गई, एट मोशन की कंडीशन में, एट मोशन की कंडीशन में आ गई ट्रेन। अब ड्राइवर ने जैसे ट्रेन को स्टार्ट कर दिया, ट्रेन चलने लगी। ठीक है, तो जब मैंने बॉल को थ्रो किया तब ट्रेन की वेलोसिटी कितनी थी, 0, और जैसे ही बॉल मेरे हाथ से फ्री हुई तब उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई, ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो अब हमने देखा कि ये जो बॉल है इसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड की अगर स्पीड से अगर ये बॉल जा रही है यहाँ पर, तो हमने देखा कि 2 सेकेंड बाद ये बॉल जाके गिर गई यहाँ पर। कहाँ पर गिर गई, यहाँ पर, यहाँ पर गिर गई। ठीक है, अब 2 सेकेंड में, अब पहले हमने देखा था कि 2 सेकेंड में ये बॉल कहाँ पर गिरती है, 10 मीटर के डिस्टेंस पर गिरती है। ठीक है, और अब ये जो बॉल गिरी वो कितने डिस्टेंस कवर किया, तो हमने देखा ये वाला जो डिस्टेंस था वो कितना था, 8 मीटर। कितना था, 8 मीटर। ठीक है, अब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। टाइम कितना लगा इसको यहाँ पर गिरने में, 2 सेकेंड लगा। तो हम इस वाले फॉर्मूले से अगर डिस्टेंस कवर करेंगे, कि डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, और यहाँ पर जब दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो डिस्टेंस कितना आएगा, 10 मीटर। पर ओरिजिनल में हमारी बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 8 मीटर का। यानी ये लो यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ, ये लो यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ। क्यों ये लो यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि हमने जब पहले हमारे जो हमने रीडिंग ली थी कि ये कितना डिस्टेंस कवर करती है 2 सेकेंड में, तो तब क्या था, ये जो ट्रेन का कंपार्टमेंट था वो एट रेस्ट कंडीशन में था, और रेस्ट कंडीशन में था इसका मतलब ये जो ट्रेन का कंपार्टमेंट था कि इसका डिस्टेंस हमने मेजर किया, इसके मोशन को हमने मेजर किया। ये जो फ्रेम, ट्रेन का कंपार्टमेंट को जो हमने फ्रेम बनाया था वो फ्रेम कैसा था, तो वो इनर्शियल फ्रेम था। कैसा फ्रेम था, इनर्शियल फ्रेम था। तो इनर्शियल फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन नहीं था, क्योंकि ये जो फ्रेम था हमारा, ये जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है, इसको हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिया था कि इसके अंदर हम बॉल को फेंक रहे हैं, तो हम जो इसके मोशन को या इसके डायरेक्शन को जो मेजर करेंगे वो इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के किया था। तो पहला हमारा जो फ्रेम था वो कैसा था, एट रेस्ट कंडीशन में था। यानी जो हमारा फ्रेम था वो किस टाइप का फ्रेम था, तो इनर्शियल फ्रेम था। सेकंड कंडीशन में कि जैसे हमने बॉल को थ्रो किया, ट्रेन स्टार्ट, ड्राइवर ने ट्रेन को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, कंपार्टमेंट चलने लगा। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, 0, और जैसे ही वो चलने लगी उसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी वो क्या होता है, चेंज वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चेंज वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड में जितनी वेलोसिटी चेंज होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो जैसे ही इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, और जैसे ट्रेन स्टार्ट होगी इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई, तो इसके पास क्या आ गया, ट्रेन के इस कंपार्टमेंट के पास या इस ट्रेन के पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। और हमने जब देखा कि इसके पास एक्सेलरेशन आ गया, तो यहाँ पर इस लॉ को इसने फॉलो नहीं किया, क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो गेंद जा रही थी 2 सेकेंड बाद वो कहाँ पर गिरी, 8 मीटर के डिस्टेंस पर ही गिर गई। जबकि इसको जाना इस लो के हिसाब से कितने डिस्टेंस पर था, तो इसको जाना था 10 मीटर के डिस्टेंस पर। तो यहां पर क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया इस कंपार्टमेंट के पास। तो यहां पर ये न्यूटन्स का लॉ फॉलो नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, डू नॉट हैव एक्सेलरेशन। और यहां पर क्या होगा कि जो न्यूटन्स के लॉ है, न्यूटन्स लॉ आर फॉलोड, ठीक है। यानी यहां पर न्यूटन्स के लॉ क्या होते हैं, इनर्शियल फ्रेम के अंदर न्यूटन्स के लॉ फॉलो होते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर क्या है कि न्यूटन्स लॉ नॉट फॉलो, न्यूटन्स लॉ नॉट फॉलो।
ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हो गई इसके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया तो ये जो ट्रेन है हमारा वो किस टाइप का फ्रेम बन गया था, अगर इसके पास एक्सेलरेशन आ गया ये कौन सा बन गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो उसके पास क्या एक्सेलरेशन है। अगर उसके पास एक्सेलरेशन आ गया तो हमारी जो इक्वेशन थी, जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले जब हमने वैल्यू रखी और उससे हमने डिस्टेंस फाइंड किया तो डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर था। जबकि यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ गया, 8 मीटर आया, यानी डिस्टेंस हमारा 2 डिक्रीज हो गया। तो ये जो फ्रेम है इस ट्रेन के कंपार्टमेंट का, ये जो फ्रेम हमने बनाया था, ये फ्रेम हमारा कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया। और जैसे ही एक्सेलरेशन आ गया इसने न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं किया। और ये जो इक्वेशन है कि डी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये यहाँ पर फॉलो नहीं हुए। तो हम कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम वो होती है जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ फॉलो किए जाते हैं और जिसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होता। और नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होती है जिसके अंदर न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं किया जाता और जिसके अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अगर सेम कंडीशन, अगर हम थर्ड कंडीशन यहां पर बनाएंगे कि थर्ड कंडीशन में हमने क्या कर दिया कि ट्रेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो इसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा। और अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये फ्रेम कौन सा हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम। पर जैसे हमने बॉल को फेंका, ड्राइवर ने क्या कर दिया, तुरंत ब्रेक लगा दिया। अब उसने हल्का सा ब्रेक लगाया, ट्रेन की स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई। तो हम देखेंगे कि ये जो बॉल हमारी 2 सेकंड बाद यहाँ पर गिरने वाली थी वो 1 सेकंड में गिर गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्रेक लगा एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट होगा रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन भी बेसिकली होता है क्या, एक्सेलरेशन ही होता है। तो यहां पर जब ये फ्रेम क्या हो जाएगा, इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा तो ये न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हमारा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें इनर्शियल फ्रेम डू नॉट हैव एक्सेलरेशन, या मोशन में कंडीशन में है तो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट, या रेस्ट में है तो उसके पास तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। तो इनर्शियल फ्रेम न्यूटन्स के लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करते क्योंकि उनके पास एक्सेलरेशन होता है और ये इस इक्वेशन को फॉलो वो नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी समय इजाजत नहीं दे रहा है। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के रिलेटेड रहेगा या मोशन के टाइप्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आप जानते हो हमने 3 ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। मतलब जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था सेल ऑर्गेनल्स। चैप्टर था हमारा सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। और सेल ऑर्गेनल्स में हमने 3 जो सेल ऑर्गेनल्स थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया था, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद गोल्जी बॉडी और फिर आपका लाइजोसोम। और मैंने कहा था कि आपको ER यानी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद आपका गोल्जी बॉडी और आपका लाइजोसोम, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक सिस्टम के बारे में देखेंगे। यानी सबके फंक्शन में एक सिस्टम आया था जिसको कहते हैं हम GRL सिस्टम, यानी दे 3 ऑल, या फिर ये तीनों जो पार्ट्स है आपके किसके थे, GRL सिस्टम के पार्ट थे। किसके थे, GRL सिस्टम के पार्ट थे। और मैंने कहा था कि जब ये आपके तीनों सिस्टम हो जाएंगे इसके बाद हम GRL सिस्टम की बात करेंगे कि ये GRL सिस्टम होता क्या और ये तीनों एक साथ काम कैसे करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे GRL सिस्टम होता क्या था। आज की जो क्लास होगी वो हमारे GRL सिस्टम से रिलेटेड होगी। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आपका लाइजोसोम होता है वो एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल है। इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं की थी क्योंकि क्लास में समय की कमी रहती है, या फिर यूँ समझ लीजिए चूक गया था मैं बताना। तो मैं आपको बता देता हूँ पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल भी कहते हैं इसको। यानी आपका जो लाइजोसोम है, कौन, लाइजोसोम, वो क्या है, एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल है। अब ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल होता क्या है, तो मॉर्फिक का मतलब आप जानते हो मॉर्फोलॉजी। मॉर्फिक का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, जो अपन हिंदी में आकारिकी भी कहते हैं, जो बाहर से हम देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा अगर स्ट्रक्चर है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉली कहते हैं। इसके बारे में तो आप जानते ही हो, पॉली मतलब अपन जब
मोनो, डाई, ट्राई ऐसे बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉली कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा की बात नहीं है, लेकिन ये जो आपका लाइसोसोम होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसके 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? तो प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम और ऑटोफेगोसोम। इनके बारे में तो हमने देख लिया था। तो पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल का मतलब ये होता है, और ये क्यों समझा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये आपके जीआरएल सिस्टम में काम आएगा समझने के लिए। तो एक बात ध्यान रखना, एक ही सेल के अंदर आपका जो लाइसोसोम होता है वो कितने टाइप्स में एग्जिस्ट करता है? 4 टाइप में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट इन 4 टाइप्स, मतलब एक ही सेल के अंदर आपका लाइसोसोम जो होगा वो कंडीशन के अकॉर्डिंग या फंक्शन के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स में एग्जिस्ट करेगा? 4 टाइप्स में एग्जिस्ट करेगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल कहते हैं। आपको ध्यान रखना, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल किसको कहा जाता है? आपके लाइसोसोम को क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल कहते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपका जीआरएल सिस्टम। तो आज की जो क्लास है वो उसी पे बेस्ड है, जीआरएल सिस्टम। ये होता क्या है? तो जीआरएल सिस्टम का मतलब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। जी का मतलब यहाँ पे जी स्टैंड्स फॉर गोल्जी बॉडी, जी स्टैंड्स फॉर गोल्जी बॉडी। ईआर स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके लिए स्टैंड करता है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपका एल स्टैंड्स फॉर लाइसोसोम। यानी ये कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर 3 ऑर्गेनल्स एक साथ फंक्शन करते हैं या एक साथ काम करते हैं, उसको हम कहते हैं जीआरएल सिस्टम। कौन कौन से? तो गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका लाइसोसोम। अब ये फंक्शन करते कैसे, ये सिस्टम होता क्या और काम कैसे करता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे ये पूरी आपकी सेल है, समझ लेना। और इस सेल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा आपका? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसकी भी बाद में हम डिस्कस करेंगे ये होता क्या है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं हम। जैसे आपका ये न्यूक्लियस है और उसकी मेम्ब्रेन को हमने कैसे बनाया था वो भी आपने देखा था। तो जैसे ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस और ये इसकी क्या हो जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं क्लियरली। तो हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। तो ये हो गया आपका कंप्लीट न्यूक्लियस। किसके? सेल के अंदर। मतलब आपकी ये सेल है, यूँ समझ लीजिए कि जैसे ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आपको ध्यान रखना है, कंप्लीटली हम सेल की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ये आउटर जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आप जानते हो कि जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वहीं से अराइज होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा पार्ट इससे अटैच होता है? तो वो पार्ट होता है आपका सिस्टर्नी। तो आप उन पार्ट्स के बारे में तो जानते हो, तो यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है उनकी। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे अराइज होता है। तो ये हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी पार्ट। पार्ट कौन सा आपको वो ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका सिस्टर्नी पार्ट। और ये क्या होते हैं? आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। और लास्ट एक रीज और बना लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा आपका सिस्टर्नी पार्ट। किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसको कंप्लीटली हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कहेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इसको सिस्टर्नी कहा जाएगा। ये न्यूक्लियस से आपके अराइज हो रहा है और जो पार्ट यहाँ पे फंक्शन करेगा उसी की हम बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे, यानी आपके जो सिस्टर्नी वाला पार्ट है उसकी सरफेस पे क्या अटैच होते हैं? तो उसकी सरफेस पे अटैच होता है आपके राइबोसोम्स। तो ये क्या हो जाएंगे? राइबोसोम्स हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके राइबोसोम्स। और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो आप जानते हो इसके अंदर दूसरा आ जाएगा ट्यूब्यूल्स होता है और वेसिकल्स होते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके राइबोसोम्स। तो ये आपका कंप्लीट पार्ट क्या हो जाएगा? ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी के जस्ट अबो यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में ही आपका एक स्ट्रक्चर और होता है या सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी भी कैसे बनी हुई रहती है? आप जानते हो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, आपका हो जाएगा ये गोल्जी बॉडी वाले पार्ट जो आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। और स्लाइडली क्या होता है? ये कर्व्ड होता है। कौन सा पार्ट है इसका? ये भी इसका सिस्टर्नी हो जाएगा। और ये आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये समझ लो ये इंटरकनेक्शन है इनका। और यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, दूसरी सिस्टर्नी आ जाएगी। तो ये हो गया सिस्टर्नी का पार्ट। और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं? गोल्जियन वैक्यूल कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? गोल्जियन वैक्यूल। तो ये हो जाएगा गोल्जियन वैक्यूल। और ये आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। ये हो गया गोल्जियन वैक्यूल।
ये आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और ये कौन सा पार्ट है इसका, सिस्टर्नी वाला पार्ट है, किसका, गोल्जी बॉडी का। और यहाँ पे इसके जस्ट पास में, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में, या अपन कह सकते हैं कॉन्वेक्स साइड में क्या होते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो साइज में क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, ये हम जानते हैं। इसके बाद ये हो जाएंगे इसके वेसिकल्स, और ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी, गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी पार्ट है ये। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके वैक्यूल्स, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके वैक्यूल्स, जो साइज में क्या होते हैं, कंपैरिजन टू वेसिकल्स बिगर होते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके कॉन्केव साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, वैक्यूल्स, तो ये हो जाएंगे आपके वैक्यूल्स। और फिर बाद में अब ये सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है, तो अपन ये देख लेते हैं यहाँ पे ये वर्किंग कैसे कराएगा। तो यूँ समझ लीजिए आपके जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ सिंथेसाइज किया, जैसे कोई प्रोटीन सिंथेसाइज किया विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, क्या किया, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम किसी प्रोटीन को इसने सिंथेसाइज किया। तो ये प्रोटीन जो होगा वो क्या होगा, वेसिकल्स की फॉर्म में, मतलब आपके जो यहाँ पे गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स है वैसे ही ये वेसिकल्स बनाता है, और वही पार्ट होता है आपके गोल्जी बॉडी का। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे वेसिकल्स बनाएगा, और इसके अंदर क्या होगा, जैसे यूँ समझ लीजिए इसके अंदर है आपका प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन है। तो ये क्या होगा, ये जस्ट इसकी सरफेस पे जाके अटैच होगा, मतलब ये वेसिकल्स जाके कहाँ पे अटैच होगा, आपकी मतलब जो आपकी गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी पार्ट है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा। और आपका जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करती है, इस फूड को या फिर इस प्रोटीन को क्या करती है, एंगल्फ करती है, क्या करती है, एंगल्फ करती है। मतलब ये वेसिकल्स क्या करेगा, इसके अंदर इस प्रोटीन को रिलीज कर देता है, इस प्रोटीन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अब अपन जानते हैं ये प्रोटीन हो या लिपिड्स हो, जिस फॉर्म में गोल्जी बॉडी के पास आया उसी फॉर्म में नहीं रहेगा। वो क्या करता है, गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी पार्ट जो होता है वो उस प्रोटीन को या फिर उस लिपिड्स को अकॉर्डिंग टू फंक्शन या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स ये क्या कर देता है, उसको मॉडिफाई कर देता है। क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देगा। ये प्रोटीन क्या होगा, मॉडिफाई होने के लिए यहाँ से ट्रैवल करता हुआ कहाँ जाएगा, इन इंटरकनेक्टेड पार्ट से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, और फिर ये कहाँ पे पहुंचेगा, आपके गोल्जियन वैक्यूल्स पे, और गोल्जियन वैक्यूल तक पहुंचेगा। और गोल्जियन वैक्यूल जो होता है वो क्या करेगा, इस वाले वैक्यूल्स के अंदर क्या कर देता है, इसको पिंच ऑफ कर देता है, यानी पिंच ऑफ इनटू दिस वैक्यूल, मतलब इसके अंदर क्या कर देगा, इसको एंटर करवा देगा। और ये जो आपका वैक्यूल होगा यहाँ पे क्या फंक्शन करेगा, एज ए बिहेव एज ए प्राइमरी लाइसोसोम। कैसे बिहेव करेगा, एज ए प्राइमरी लाइसोसोम। और आप जानते हो जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है, हमने देखा था इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये क्या होता है, इसके अंदर इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो प्रोटीन मॉडिफाई होकर आया वो किसके अंदर चला जाएगा, आपके उसके कांटेक्ट में आएगा, मतलब यहाँ पे एक वैक्यूल बन जाएगा, यूँ समझ लीजिए। और ये वाला जो पोर्शन है आपके प्राइमरी लाइसोसोम वो क्या होगा, उसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन भी मॉडिफाई होकर वहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे जो प्राइमरी लाइसोसोम बना है जिसके अंदर क्या होते हैं, इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होगा, इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, मतलब ये किसी चीज़ को डाइजेस्ट करता नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब यहाँ पे बारी आती है, जैसे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे समझ लीजिए कोई फूड वैक्यूल या फूड है, इस फूड को क्या करेगी, ये एंगल्फ करेगी, और एंगल्फ करने के लिए क्या करती है, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मॉडिफाई करती है, और क्या करेगी, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस में जाएगी। और जैसे ही एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस में जाएगी तो ये मेम्ब्रेन क्या होती है, मॉडिफाई होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है बल्ब लाइक, हमने देखा था एंडोसाइटोसिस में। तो ये एंडोसाइटोसिस करने के लिए क्या करेगी, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, और यहाँ पे क्या करेगा, आपका जो फूड वैक्यूल है, ये जो फूड वैक्यूल है वो क्या होगा, इसके अंदर एंटर कर जाएगा। और जैसे ये फूड वैक्यूल इसके अंदर एंटर करता है तो ये क्या होगा, सेल के अंदर आएगा, और ये क्या बनाएगा, फूड वैक्यूल है तो इसके आउटर क्या होगी, एक मेम्ब्रेन होगी। तो ये फूड वैक्यूल क्या होगा, आपके इसके अंदर एंटर कर जाएगा, और ये फूड वैक्यूल जैसे यहाँ पे एंटर करेगा, इसके अंदर क्या है, ये फूड है, और ये फूड वैक्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फूड वैक्यूल। ये सारी चीज़ें हमने पहले देख ली, वही रिवीजन है आपका, लेकिन ये GRL सिस्टम होता है क्या, ये एक साथ फंक्शन करते हैं, हम उसको देख रहे थे। ये क्या हो जाएगा, आपका फूड वैक्यूल, ये हो जाएगा आपका फूड वैक्यूल। अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, जैसे ही इस फूड वैक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या होगा, इसके अंदर जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और ये क्या बनाएंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये आपका फूड वैक्यूल, और यहाँ से आपका ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये क्या होगा, इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, मतलब आपका ये फूड वैक्यूल हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका ये फूड वैक्यूल, और इसकी कॉन्टेक्ट में कौन आ जाएगा, इसकी कॉन्टेक्ट में आएगा आपका प्राइमरी लाइसोसोम। तो जैसे ये इसकी कांटेक्ट में आता है और इसकी सरफेस से क्या होता है, अटैच होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर हो जाएगा आपका फूड, ये हो जाएगा उसका फूड। और यहाँ पे इसके अंदर जो एंजाइम्स थे वो क्या थे, इनएक्टिव फॉर्म में थे, यानी ये प्राइमरी लाइसोसोम है लेकिन इसके अंदर जो एंजाइम्स है वो क्या है, इनएक्टिवेट फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे
इनएक्टिवेट फॉर्म में एंजाइम सारे, तो वो क्या करता है, ये जो इनएक्टिवेट फॉर्म में एंजाइम्स होते हैं, जैसे ये फूड वेक्यूल उसके कांटेक्ट में आता है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फूड वेक्यूल है, और जैसे ये प्राइमरी लाइसोसोम किसके कांटेक्ट में आया, फूड वेक्यूल के कांटेक्ट में आया, तो इसके अंदर जो एंजाइम्स थे वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाएगा। हम जानते हैं कि इसके अंदर जैसे एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी, तो ये हो जाएगा एक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसके अंदर क्या हो जाएंगे, एक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हो जाएंगे, और जैसे ये एक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और जैसे ये एक्टिव होता है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ की जो लेयर है इसके बीच की, मतलब इन दोनों के बीच की जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, और डिजोल्व होने के बाद ये फूड को क्या करेगा, ये फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। और नेक्स्ट प्रोसेस आएगी, जैसे ही फूड को डाइजेस्ट करेगा तो आपके फूड वेहिकल के अंदर जितना भी फूड था वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद इसके अंदर क्या होगा, तो ये जो आपकी सेल बन मतलब जो वैक्यूल है उसके अंदर से फूड क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट होगा, और सेल इसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम जैसे इसके अटैच में आता है तो डाइजेशन होगा, और दूसरा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, तो सेल ही करेगी, क्योंकि फूड की रिक्वायरमेंट किसको है, सेल को ही है। इसके अंदर जो ऑर्गेनेल है उनको रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वही प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। तो जैसे ये क्या होगा, ये वैक्यूल जो है उसके अंदर जो फूड था, सेकेंडरी लाइसोसोम जैसे का मतलब इसके कांटेक्ट में आया, इसके अंदर जो फूड था वो क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, मतलब इसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होगी, और फिर क्या होगा, ये जो एरो शो कर रहे हो क्या कर रहे हैं कि आपकी जो सेल है वो क्या कर रही है, इसके अंदर से फूड को एब्जॉर्ब कर रही है। इसके बाद हम जानते हैं कि जैसे ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसके अंदर कुछ ऐसा फूड भी होगा जो आपकी सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फूड अपन जानते हैं कि जैसे आप मार्केट से यूँ समझ लीजिए बनाना लेके आए, ठीक है, तो बनाना लाने के बाद आपने बनाना जैसे ही खाया तो उसकी छिलकों को खा जाते होगे, नहीं खाते हो, आप क्या करते हो, या फेंक देते हो या किसी जानवर को खिला देते हो, लेकिन वो आपके लिए खाने योग्य नहीं है, मतलब वो छिलका जो है वो आप खा नहीं सकते हो। क्यों नहीं खा सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए अनडाइजेस्टेड फूड है एक प्रकार से समझने के लिए, तो उसको हमने क्या कर दिया, फेंक दिया बात। वैसे आपका जो यहाँ पे फूड था वो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन उसके अंदर से कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो अनडाइजेस्टेड होगा, क्या होगा, वो अनडाइजेस्टेड होगा, और वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, आपके वैक्यूल्स के अंदर ही रह जाएगा। तो इसके अंदर जो फूड होगा वो क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, इसके अंदर क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड। बाकी तो सारा जितना भी डाइजेशन हुआ वो सेल ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या बचा, अनडाइजेस्टेड फूड बचा। और हम जानते हैं कि अनडाइजेस्टेड फूड जिस वैक्यूल के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्शियरी लाइसोसोम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टर्शियरी लाइसोसोम हो जाएगा, जिसके अंदर क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है, तो ये हो जाएगा टर्शियरी लाइसोसोम। अब ये टर्शियरी लाइसोसोम क्या करता है, टर्शियरी लाइसोसोम बनना भी जरूरी है। तो ये आपका टर्शियरी लाइसोसोम है, इसके अंदर क्या है, ये अनडाइजेस्टेड फूड है, क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड, तो ये हो जाएगा आपका अनडाइजेस्टेड फूड। अब ये टर्शियरी लाइसोसोम जो होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, बाहर निकालने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस हुई वो क्या थी आपके, एंडोसाइटोसिस। यहाँ पे जो प्रोसेस हुई वो कौन सी थी, एंडोसाइटोसिस। अब ये फूड को क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकालेगा, मतलब क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस करेगा। तो एक्सोसाइटोसिस के लिए क्या करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट कॉन्टेक्ट में आता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, रिवर्स प्रोसेस करती है। मतलब रिवर्स प्रोसेस यानी जैसे बाहर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना था, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर अंदर बनाती है, और ये आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड था ये इसके अंदर आ जाएगा, और इस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेगी, सेल से बाहर निकाल देगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अनडाइजेस्टेड फूड हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम एक्सोसाइटोसिस। इसको क्या कहेंगे हम, एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। तो ये आपका जीएआरएल सिस्टम होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका गोल्जी बॉडी, और आपका जो लाइसोसोम है, इसलिए हमने इसको कहा था पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी था, एक ही सेल की बात हो रही है, यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम था, जैसे ही फूड वैक्यूल के कांटेक्ट में आया क्या बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम, क्योंकि इसके अंदर जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थे पहले इनएक्टिवेट फॉर्म में थे, इसलिए हम इसको क्या कहते थे, प्राइमरी। और जैसे इसके कांटेक्ट में आया क्या हो गए, एक्टिव हो गए, तो इसको हमने क्या कहा, सेकेंडरी लाइसोसोम। और ये क्या करता है, यहाँ पे जो लेयर होती है इनके कांटेक्ट में वो डिसॉल्व हो जाती है, और वो फूड को डाइजेस्ट कर देता है। और डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा, उस फूड के अंदर जितना भी खाना मतलब फूड था वो डाइजेस्ट हो गया। तो डाइजेशन होने के बाद सेल उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब के बाद हम जानते हैं कि कुछ न कुछ फूड ऐसा होगा जो क्या होगा, अनडाइजेस्टेड होगा। तो अनडाइजेस्टेड फूड जिस वैक्यूल के अंदर पड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्शियरी लाइसोसोम। और ये टर्शियरी लाइसोसोम क्या करेगा, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस करेगा, और उस अनडाइजेस्टेड फूड को आपकी सेल से बाहर निकाल देता है। ये जीआरएल सिस्टम जो होता है वो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, और इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर एक साथ 3 सिस्टम क्या होते हैं, काम करते हैं। और इसके बाद जो बचता है आपका नेक्स्ट ऑर्गेनल, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा है, उसकी कुछ
इक्वेशंस जो है वो हम सॉल्व कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमने साइन थीटा की पढ़ चुके हैं, अब आती है कॉस थीटा की। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जब इसकी बात करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू 0 के लिए हमने प्रिंसिपल वैल्यू भी निकाल दिया था और जनरल सॉल्यूशन भी निकल गया था। अब बचता है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सेकंड चीज़ जो है हमारा कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ये समीकरण है, इसके लिए मुख्य हल निकाला जाएगा यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मुख्य हल कहूँ इसको या फिर क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसको शॉर्ट में लिखा है सॉल्यूशन, ओके ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आएगा थीटा का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में क्या आना चाहिए। तो जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 सॉरी, ये हो गया सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, कॉस 90 डिग्री, या फिर कॉस लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2। दोनों में से जो भी लिखोगे दैट इज करेक्ट। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो थीटा का एक जो वैल्यू आया है पाई बाई 2, ये 2 पाई से छोटा है, तो मतलब प्रिंसिपल वैल्यू में हम इसको काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से पाई बाई 2 के अलावा एक और नंबर होता है जिस पर इसका वैल्यू 0 मिलता है। तो बेसिकली कॉस के अंदर जब भी परपेंडिकुलर की कंडीशन हमको मिलती है उसके लिए जो कॉस का वैल्यू बनता है दैट इज ऑलवेज 0 बनता है। कैसे? तो हमने क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं, दिस इज योर 90, दिस इज योर 270, ये दोनों ही परपेंडिकुलर की लाइन कहलाती है। तो वेदर यू से 90 डिग्री, वेदर यू से 270 डिग्री, चाहे आप पाई बाई 2 कहो चाहे आप 3 पाई बाई 2 कहो, दोनों ही केस में कॉस का वैल्यू 90 डिग्री मिलता है। जब परपेंडिकुलर लाइन पर रहता है तब कॉस का वैल्यू आपको 0 ही मिलेगा। तो अगर नहीं समझ आता तो आप एक और चीज़ इसमें कर सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 2 लिखोगे तो हम जानते हैं कि कॉस पाई प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा लिख देंगे। मतलब इफ़ आई एम राइटिंग 3 पाई बाई 2, इसको लिखा जा सकता है पाई प्लस पाई बाई 2। इफ़ आई वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ 3 पाई बाई 2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कॉस पाई प्लस पाई बाई 2। इसको पढ़ सकते हैं पाई प्लस थीटा जो होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस पाई बाई 2 विच इज़ योर 0। तो एट द एंड कंक्लूजन क्या निकला कि कॉस 3 पाई बाई 2 वैल्यू का वैल्यू होता है 0। इसी तरीके से अगर ऐसा किया जाए कि रहना तो परपेंडिकुलर भी है, चाहे 2 राउंड लगाओ या 1 राउंड लगाओ, पूरे में अगर परपेंडिकुलर लाइन पर आ रहा है तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 ही बनेगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू में पाई बाई 2 भी आ गया और 3 पाई बाई 2 भी आ गया, तो 2 वैल्यूज इसके अंदर आ गई अंडर द 2 पाई। तो प्रिंसिपल वैल्यू इज दिस। अब जब जनरल सॉल्यूशन चाहिएगा तो हमको इसकी सारी वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग n की फॉर्म में हम एक जनरल सॉल्यूशन लाएंगे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन यानी कि व्यापक हल। ठीक है, तो जब नेक्स्ट इसकी ऑब्जर्व की जाती है, फर्स्टली हमने कहा कि 90 पर हमको 0 मिल रहा है, 270 पर हमको 0 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से गोल घूम के फिर से हम परपेंडिकुलर के पास गए, मतलब एक 2 पाई का राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, शुरुआत करी 0 डिग्री से, 0 से पाई बाई 2 के पास गए, फिर 2 पाई बाई 2 के पास गए, अब यहाँ से फिर से 90 के पास जाएंगे हम। तो ये 2 पाई वाला साइकिल तो कंप्लीट हो गया, अब सेकंड साइकिल चल रहा है। सेकंड साइकिल मतलब 2 पाई प्लस 90 डिग्री, यानी कि 2 पाई प्लस अगेन हमने पाई बाई 2 चला, इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 पाई प्लस पाई अपॉन 2 अगर एलसीएम लेते हैं तो 5 पाई बाई 2। तो अगेन 5 पाई बाई 2 पर हमको कॉस का वैल्यू 0 मिलेगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मिल रही है, देखो 5 पाई बाई 2 पर 0 मिल रहा है, फिर अगेन हम जाएंगे इस 270 पर, तो यहाँ से फिर जब हम यहाँ जाएंगे यानी कि 5 पाई बाई 2 प्लस पाई, 5 पाई बाई 2 के बाद में हम पाई और चले, तो ये क्या होगा 2 एलसीएम 5 पाई प्लस यहाँ पे बनेगा 2 पाई, तो ये आया 7 पाई अपॉन 2।
अब इसके बाद में अगेन और पाई चलेंगे तो 90 पर पहुंच जाएंगे, तो 7 पाई बाय 2 प्लस पाई करो, यू विल गेट 11 पाई बाय 2। इसी तरीके से इसमें और पाई ऐड करेंगे, 270 पर पहुंच जाएंगे, तो विच इज़ योर 11 के बाद आएगा 13 पाई बाय 2, नेक्स्ट आएगा 15 पाई बाय 2। इसी तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। अब ये जो सीक्वेंस है, अगर हम इसको n की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? n की फॉर्म में लिखना चाहिए तो हम देखते हैं कि एक जो चीज़ जो सब में आ रही है विच इज़ पाई बाय 2, पाई बाय 2 तो आना तय ही है, बस उसके आगे का नंबर चेंज हो रहा है। सम टाइम 1 आ रहा है मल्टीप्लाई में, सम टाइम 3 आ रहा है, सम टाइम 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13, 15, 17। बट इन नंबर्स में क्या स्पेशलिटी है जो हमने ऑब्जर्व करी हो? इनमें हमने देखा दिस इज़ 1, 3, 5, 7, 11, ये सारे नंबर्स जो है हमारे क्या है? ऑड नंबर्स है, विषम संख्या जिसे हम कहते हैं। तो जब भी पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल हमको मिलेगा तो हमारे पास कॉस की वैल्यू 0 मिलेगी। और अगर इतना भी समझ नहीं आता है तो वी नो दैट कि जब भी परपेंडिकुलर मिलेगा कॉस का वैल्यू हमको 0 ही मिलेगा। तो इन केस अगर यहाँ पर इवन नंबर हमको मिल जाता है 2 इंटू पाई बाय 2, तो यहाँ पर तो ये तो पाई हो जाएगा, तो नंबर ही डिफरेंट हो गया, परपेंडिकुलर तो रहा ही नहीं। इसके बाद जो है तो कहने का मतलब जब भी पाई बाय 2 का मल्टीपल आपको ऑड मिलेगा तभी आपको कॉस का वैल्यू 0 मिलेगा। अगर इन केस इवन मिल भी जाता है 2, 4, 6, 8, तब उस कंडीशन में आपका एंगल जो बन जाएगा पाई बन जाएगा, और कॉस पाई का वैल्यू होता है आपका 0, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, तो दैट्स अ डिफरेंट वैल्यू, 0 आपको नहीं मिलेगा। तो 0 तभी पॉसिबल है जब इस पाई बाय 2 का जो मल्टीपल है कोई न कोई ऑड नंबर हो, यानी कि विषम संख्या हो। ठीक है, तो अब विषम संख्या को n की टर्म में कैसे लिखा जाएगा? तो ऐसे लिखेंगे, एज वी नो दैट अगर कोई नंबर n है, हमको इवन नंबर को शो करना है, तो हम जानते हैं इवन नंबर्स जो होते हैं वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो वी ऑल नो दैट कि कहीं ना कहीं उसमें 2 रहता ही है। तो जैसे 2 है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 4 है तो उसको लिख दिया 2 इंटू 2, 6 है तो लिख दिया 2 इंटू 3, तो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो इवन नंबर्स को हम डिनोट करते हैं 2n से, यानी कि n की जगह अगर 0 है तो 0 नंबर, n की जगह 1 है तो इट इज़ 2, 2 है तो 4, 3 है तो 6, इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो n कोई भी नंबर है यहाँ पर जो आपके इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू z। ये चीज़ शायद मैंने आपको पहले बताई भी कि यहाँ पर जो n है आपका वो कहाँ बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर n आपके जितने भी यूज़ हो रहे हैं दैट ऑल बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स को z से भी डिनोट करते हैं और समटाइम i से भी लिखा जाता है। यहाँ पर n जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर, आपकी बुक में i लिखा है, कहीं कहीं पर ये z भी मिलेगा, z कहो या i एक ही बात है, z भी इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं और i भी इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया और 0 भी आ गया। बस इसमें जो p/q फॉर्मेशन होता है, जो हम कहते हैं ना फ्रैक्शंस जो है वो फॉर्मेशन इसमें नहीं आता, p/q फॉर्म इसमें नहीं आता। इसमें प्योर इंटीजर्स मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, वहाँ पर फ्रैक्शंस का कोई प्लेस नहीं होता। दिस द इवन। ऑड के लिए अगर हम कहें कि अगर मुझे कोई ऑड नंबर चाहिए, इफ़ आई हैव 4 के पास का कोई ऑड नंबर बता, तो आई वुड डू 4 + 1 विच इज़ 5। तो 4 के बिल्कुल पास वाला ऑड नंबर होगा 5, या फिर उसके पहले का नंबर ले सकते हैं 3। तो कहने का मतलब किसी भी इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड कर देते हो या फिर 1 माइनस कर देते हो, यू विल गेट ऑड नंबर। तो मैं इवन नंबर में या तो 1 को प्लस करूं या फिर माइनस करूं, आई वुड गेट माई ऑड नंबर। तो यहाँ पर जो इसका मल्टीपल होगा वो ऑड नंबर है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 2n ± 1। वेदर इट इज़ +1 तो भी चलेगा, -1 लिखते हैं तो भी करेक्ट है। दोनों सिंबल यहाँ यूज़ किए, इसका मतलब 1 प्लस का भी है और माइनस का है, दोनों ही केसेस में ये चीज़ ट्रू है। वेदर इट इज़ प्लस, वेदर इट इज़ माइनस, ये एप्लीकेबल रहेगा। तो यहाँ पर थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास आया एट द एंड, हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n ± 1 π/2। तो आप क्वेश्चन में चाहे +1 यूज़ करो चाहे -1 यूज़ करो, दोनों ही करेक्ट है। मैंने दोनों ही सिंबल इसमें लिख दिए हैं। आफ्टर दिस आता है थर्ड वाला, कॉस हो गया, साइन हो गया, बचता है
tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो उस केस में थीटा क्या होना चाहिए, tan थीटा। ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बताई ताकि हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकें। tan थीटा इज इक्वल टू, tan की वैल्यू 0 कब होगी, जब sin की वैल्यू 0 होगी तभी। तो कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं tan 0, वी कैन राइट इट 0 भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा क्या पॉसिबल है, पाई भी पॉसिबल है, देन 2 पाई पे चल जाएगा, ठीक है। बट 0 और पाई तो हो ही जाएंगे। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू आई दैट इज 0। सेकेंड वन आप ले सकते हो पाई, tan पाई की वैल्यू भी 0 ही बनती है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और पाई भी इसका प्रिंसिपल वैल्यू रहता है। और अगर हम यहाँ पर इसकी जनरल सॉल्यूशन निकाल जाए तो नेक्स्ट नंबर अगर हम कुछ लेते हैं तो एज वी नो दैट ये जो सिनेरियो रहता है, इफ़ इट इज़ अगर हम उसको पूरा स्केल में ऑब्जर्व करें, दिस इज योर 0 डिग्री, tan 0 पर हमको tan का वैल्यू 0 मिल रहा है, एंगल 0 पर। फिर देन जैसे हम यहाँ से घूम करके पाई पर जा रहे हैं तो भी वैल्यू 0 मिल रहा है। फिर यहाँ से घूम के क्या फिर से आएंगे यहाँ पर, तो कहने का मतलब ये जो लाइन है आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है, क्वाड्रेंट इस तरीके से होता है। अब ये एक्स एक्सिस को डिनोट करने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन के अलॉन्ग जितने भी एंगल्स बन रहे हैं सब के लिए tan का वैल्यू 0 आएगा। tan 0 के लिए 0 आया, यहाँ से पाई पे गए तो भी 0 आया, पाई के बाद में एक पाई का राउंड और लगाया, 180 थोड़ा और घूमे तो कहाँ पहुँचेंगे, पाई प्लस अगेन पाई चले, यानी कि 2 पाई, तो 2 पाई पर भी आपको 0 मिलेगा। फिर से पाई चले तो आ गए पाई वाले प्लेस पे अगेन, 3 पाई पर भी, 4 पाई पर भी, 5 पाई पर भी, सब पर हमको वैल्यू 0 मिल रही है, 0 मिल रही है। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू जब इसको ऑब्जर्व करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू में सिर्फ ये 2 वैल्यूज आएगी, लेकिन बाकी सारे में क्या क्या आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, 3 पाई आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, डॉट 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 5 पाई, आगे तक ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है। तो अगर जनरल सॉल्यूशन में इसको लिखा जाए तो पाई का जब मल्टीपल कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, तो उस कंडीशन में tan थीटा का वैल्यू 0 आएगा। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन बना दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई, हियर n बिलोंग्स टू i, या फिर एनी इंटीजर i इज, या फिर z भी इसको लिख सकते हैं हम। इंटीजर्स के लिए z और i दोनों ही सिंबल यूज़ किए जाते हैं। आफ्टर दिस अब अनदर इक्वेशंस पे जाएंगे। ये तो हो गई हमारी सिंपल इक्वेशंस, ये आप नोट कर लेना। अनदर इक्वेशन पे जाते हैं तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम इक्वेशन, ऑफ सम इक्वेशंस, कुछ इक्वेशंस है जिनके जनरल सॉल्यूशन हम लेके आना चाह रहे हैं। जैसे कहीं पर आपके सामने लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इक्वल टू 0 वाले केस तो हमने देख लिए, लेकिन इक्वल टू में अनदर एक और एंगल दे रखा है, तो उस कंडीशन में हमारे थीटा का वैल्यू क्या रहेगा। तो जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात की जाएगी, दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, या जिसको कहते हैं मुख्य हल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात की जाएगी, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, दैट मीन्स ये तभी पॉसिबल है जब थीटा की जगह पर अल्फा हो, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा। और जनरल सॉल्यूशन की बात जब की जाएगी, ये आपको थोड़ा सा लर्न रखना पड़ेगा कि इसका जो वैल्यू बनेगा थीटा इज इक्वल टू होगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा दैट वुड बी थीटा इज इक्वल टू n पाई, साइन के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है जिसके लिए वैल्यू उसका 0 होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि सीरियसली वहाँ अल्फा लिखा जाएगा। यहाँ पर जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 50 दे रखा है मान लेते हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। कहने का मतलब n की किसी भी वैल्यू के लिए डायरेक्टली ये टर्म है, हमको बस n का वैल्यू पुट करना रहेगा, वी विल गेट आवर आंसर। बट जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो आपको n की फॉर्म में ही लिखना रहेगा। आफ्टर दिस इसके लिए अगर डायरेक्टली प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू इसका वैल्यू जो बनता है दैट इज 2n पाई
प्लस माइनस अल्फ़ा। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। इट्स लाइक एन फार्मूला कि इस इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू तो डायरेक्टली निकाल देते हैं और इसकी जो जनरल सॉल्यूशन है वो आपको लर्न रखने पड़ेंगे। इसके अंदर आता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी अल्फ़ा है उसकी जगह पर अल्फ़ा आ जाएगा, जो भी थीटा की जगह दिख रखा है वो थीटा की जगह हम लोग लिख लेंगे। थर्ड चीज़ जो लास्ट आती है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा होगा, तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल वैल्यू तो वही रहेगी। एंड द लास्ट वन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा डायरेक्टली, ओके, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू i। यहाँ पर सारे के सारे जो n है, n बिलोंग कर रहे i में या फिर z में, दोनों ही इंटीजर्स के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब होता है फॉर एवरी, हर मतलब n की हर वैल्यू के लिए n जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, i में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दैट्स इट, ये हमारी इक्वेशंस कंप्लीट होगी। आफ्टर दिस जो हम कंटिन्यू करेंगे, बुक के कुछ एग्जांपल्स है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फार्मूलाज आपको पता चल के तो वो इजीली हो जाने चाहिए। क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तब तक आप एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व कीजिएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।